अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स एंड टीचर्स। क्या आपने कभी अपने कोड को डिबग किया है बगैर कंपाइलर और आईडीई की मदद से? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसी तरीके की कुछ एक्टिविटी मैंने आज अपनी क्लासरूम में करवाई अपने स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स ने बहुत एंजॉय किया इसको करने में। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज़ क्यों ना शेयर करूं कि ये एक्टिविटी अगर आपको अपनी क्लासरूम में करवानी हो तो आप वो कैसे करवा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में मैंने किया क्या कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को दो दो स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर तकसीम कर लिया था और मल्टीपल ग्रुप्स बना दिए थे। फिर मैंने उनको एक पीस ऑफ पेपर दिया जिसमें कोड लिखा हुआ था, और वो कोड के अंदर कुछ बग्स थे, कुछ मिस्टेक्स थी। मैंने उनको 20 मिनट का टाइम दिया और मैंने कहा कि आप इस कोड के अंदर जितने आपको बग्स मिलते हैं वो आप ढूंढ लें। मैंने इनको नंबर्स नहीं बताया कि इसमें कितने नंबर ऑफ बग्स मौजूद है। मैंने उनको ओपन हैंड दिया, मैंने कहा कि आप लोग ढूंढे 20 मिनट के अंदर जितने बग्स आप उसमें से ढूंढ सकते हैं आप ढूंढें। साथ ही साथ मैंने इनसे कहा कि जब आपको बग मिल जाए तो उस बग के ऊपर आप एक नंबर लिखें, 1 2 3 4, जितने भी आपको बग्स मिलते जा रहे हैं सीक्वेंशियल, और पीछे उसी पेज के ऊपर एम्प्टी जगह पे आप उस कोड को सही करके लिखें और नंबर्स डाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट को किसी टैग के ऊपर HTML के अंदर किसी टैग के ऊपर कोई एरर दिखता है तो वहाँ पे ऊपर वो नंबर डाल दे, फॉर एग्जांपल 1, और पीछे जाके 1 करके उसका कोड सही करके लिख दे। अच्छा, जब 20 मिनट गुजर गए तो उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार सिनेरियो बना। सिनेरियो ये था कि मैंने उस कोड के अंदर तकरीबन 10 बग्स डाले थे। तो कुछ ग्रुप्स ने जो है 6, कुछ ने 8 बग्स फाइंड किए, और कुछ ने 12, 13 और 14 बग्स भी फाइंड किए। तो उसका मतलब ये है कि जितने बग्स थे नहीं उतने बग्स उन्होंने और भी ज़्यादा निकाले, 10 से ज़्यादा 13 14 बग्स निकाल के उन्होंने मुझे शो करवाया। तो इन दी एंड जब मैंने वो पेपर्स कलेक्ट किए और मैंने वो सारी चीज़ें चेक की तो फिर मैंने बच्चों को बताया सबसे पहले कि देखो ये बग्स थे इस कोड के अंदर, इसको आप इस तरीके से सही कर सकते थे। फिर उसके बाद मैंने कुछ 5 से 10 मिनट और लिए जिसमें मैंने उनको बताया कि एक्चुअली बग्स होते क्या हैं, और बग्स को हम बग्स कहते क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता थी कि बग्स क्या होता है या बग्स कहाँ से वर्ड आया, डिबगिंग का वर्ड कहाँ से आया। तो मैंने उनको बताया 1947 के अंदर IBM के कंप्यूटर के अंदर एक एरर आया था, और एरर कुछ ये था कि कोड बिल्कुल सही था, कोई सिंटैक्स एरर नहीं था, कोई लॉजिकल एरर नहीं था, लेकिन एक्चुअल में उनके सिस्टम के अंदर एक बग फंस चुका था जिसकी वजह से वो कोड नहीं चल रहा था या वो आउटपुट नहीं दे रहा था जैसा उसको आउटपुट देना चाहिए। तो तब से ही हम अपने इस कोड को जब डिबग करते तो इसलिए हम उसको डिबगिंग कहते हैं कि बग निकालना। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। उसके बाद मैंने उनसे ये भी बात की कि मैंने आपसे ये एक्टिविटी ऑन पेपर क्यों करवाई, और ये मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ये पेपर पे करवाने की वजह सिंपल सी ये है कि जब पेपर पे कोई एक्टिविटी इस तरीके की जा रही होती है, बग फिक्सिंग की स्पेशली, तो बच्चों का फोकस कम्प्लीटली इसी पे होता है कि कैसे हम उस बग को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। और जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं यानी कि कंपाइलर पे, IDE के ऊपर, तो वो हमें खुद से वो बग्स निकाल के दे रहा होता है या हमें बता देता है कि हमारा एरर कहाँ पर है, स्पेशली सिंटैक्स एरर, लेकिन लॉजिकल एरर वो नहीं बताता। तो जब आप पेपर पे ये कर रहे होते हो तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हो। सेकेंडली आप फोकस रहते हो चीज़ों के ऊपर एरर निकालने के लिए, और आप लॉजिकल एरर्स भी साथ साथ निकाल रहे होते हो, तो आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल रहा होता है क्योंकि अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अच्छा, आखिरी में फिर मैंने एक और चीज़ उसमें ऐड की, वो ये कि जब आप कोड करोगे तो जाहिर सी बात है एरर आएंगे। जितना भी अच्छा प्रोग्रामर है उसकी खासियत ये नहीं होती है कि वो बगैर बग के कोड कर ले। असल खासियत ये होती है कि जब वो कोड करे और उसमें बग आए तो उसको बग फिक्स करना आना चाहिए, वो एरर ढूंढ के उस एरर को सही करने की एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्रामर के लिए। तो ये चीज़ मैंने हाईलाइट की अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बताई कि जब हम बग्स आते हैं सिस्टम्स के अंदर, और पहले प्रीवियसली बहुत सारे प्रोग्रामर्स और गेम डेवलपर्स के बग्स आए थे तो वो इंडियन फीचर बन के सामने आए थे। जैसे स्ट्रीट फाइटर 2 के अंदर जब गलती से एक बग आ गया था कि एक मूव के बाद दूसरा मूव, दूसरे मूव के बाद तीसरा मूव ऑटोमेटिकली लग रहा था, तो वो आगे चल के स्ट्रीट फाइटर के अंदर कॉम्बो मूव्स बन गए। आपने शायद अगर स्ट्रीट फाइटर खेली हो तो आपको ये बात पता हो कॉम्बो मूव्स क्या होते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर जब हम डबल टैप करते हैं तो हमारे पास वो पोस्ट लाइक हो जाती है। तो ये भी एक बग था जो कि इंस्टाग्राम ने उस बग को रहने दिया, और वो एक फ़ीचर बन गया, बहुत बड़ा फ़ीचर बन गया, कोर फीचर बन गया हमारे लिए। तो इन दी एंड बग फिक्सिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामर की लाइफ में,
और बग्स जब आते हैं तो एज अ प्रोग्रामर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास ये स्किल होनी चाहिए कि हम उस बग को फिक्स कर सकें, और या तो फिर उसको फिक्स कर दें या तो फिर हम उसको अपना एक फीचर बना लें, डिपेंडिंग कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में भी कराएं अगर आप एक यंग टीचर है, या अगर आप स्टूडेंट है और आप ये चाहते हैं कि आपकी क्लास में ऐसी कोई एक्टिविटी हो, तो आप अपने टीचर को ये वीडियो लाजमी शेयर करें, या तो फिर ये आइडिया लाजमी शेयर करें कि इस तरीके से सर हमें भी करना है। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं भी ये सोचता था कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे साथ होनी चाहिए थी क्लास में, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। बट एज अ टीचर और एज अ ट्रेनर मैं अब चाहता हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ी सी क्लासरूम में इंटरेक्टिविटी बढ़े और क्लास में एक्टिविटीज़ इस तरीके की हो जिससे उनको सोचने का मौका मिले और एक्टिविटी करने का या ग्रुप डिस्कशन करने का मौका मिले। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एक्टिविटी पसंद आई, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं और भी ऐसी वीडियोस और ऐसी एक्टिविटीज़, क्लासरूम एक्टिविटीज़ इन शॉर्ट, आपको बताता रहूँगा।